परम आदरणीय श्री गुरु जी के श्री चरणों में नमन अर्पित करते हुए आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस समय आपके एग्ज़ाम आ गए हैं, तो मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीष, मेरा आशीर्वाद आप सब लोगों के साथ है। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यूपी रेवेन्यू कोड 2006। एक्चुअली ये जो इफेक्टेड हुआ था बाय द एक्ट नंबर 4 एंड 11th ऑफ फरवरी 2016 को। ये 11 फरवरी 2016 से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में समान रूप से लागू है। दरअसल आज का जो मेरा पहला टॉपिक है वो है दोस्तों आसामी। आसामी क्या होती है, लेकिन आसामी को बताने से पहले एक बार मैं आपको पिछली वीडियो में लेकर चलता हूँ। रिवाइंड करते हैं इसको थोड़ा सा। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था धारा 74 यानी कि क्लासेस ऑफ टेन्योर्स, कहने का मतलब साझेदारी के जो वर्ग होते हैं वे बताए थे। साझेदारी का वर्ग जो है अध्याय 9 चैप्टर 9, चैप्टर का नाम है टेन्योर यानी कि खाता, उसके अंदर आता है। धारा 74 केवल ये बताती है, ध्यान रखना, धारा 74 क्या कहती है, 4 तरह के इन्होंने राइट्स दिए हैं, यानी कि संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, ठीक है, यानी कि भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स सेक्शन 75 के अंदर में डिफाइन है, एंड भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाला 76 के अंदर में है, एंड जो आसामी होती है वो सेक्शन 78 के अंदर में आता है। आप पूछोगे कि 77 तो सर आप खा गए, नहीं, खाए नहीं है। 77 के अंदर में वो वाली लैंड आती है जो स्टेट गवर्नमेंट या किसी अन्य ट्रिब्यूनल के पास में होती है। देन दोस्तों हमारा फोर्थ पॉइंट आता है गवर्नमेंट लीजी यानी कि सरकारी पट्टेदार, जो एक निश्चित समयावधि के लिए चुने जाते हैं। हमारा सेक्शन 147 के अंदर में आता है। तो ये मैंने इसलिए थोड़ा सा रिवाइंड किया है क्योंकि जो सेक्शन 74 है उसके अंडर में सेक्शन 75 भी आता है, 6 भी आता है, 8 भी आता है, 78 एंड 147 भी आता है। तो अभी चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, वो क्या है उसके बारे में। तो सेक्शन 78 में बताया गया है कि जब से ये संहिता प्रारंभ हुई है, यानी कि एक्ट नंबर 4 11 फरवरी 2016 से, आसामी कौन होगा। धारा 78 के अकॉर्डिंग जो धारा 76 के अधीन, अब धारा 76 जो है इसके अंदर क्या आते हैं, धारा 76 में भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाले लोग आते हैं जिनके पास अपनी संपत्ति को ट्रांसफर करने का कोई राइट नहीं होता, यानी कि वही राइट आसामी के पास होगा। कहने का मतलब आसामी और भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट ये लगभग समान होते हैं। बस शर्त इसमें इतनी है कि आसामी को सेक्शन 77 के अंदर में प्रदान करने वाली जो भूमि आती है वो उसको मिल जाती है, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों आगे। जो इस संहिता के प्रारंभ होने के पूर्व आसामी था, यानी कि जब 11 फरवरी 2016 को लागू होने से पहले जो आदमी आसामी था उसको एज इट इज आसामी मान लिया गया है। देन सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स, जिसे LMC यानी कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा उस तारीख को या उसके बाद आसामी स्वीकार किया गया, यानी कि 11 फरवरी 2016 को या उसके बाद आसामी स्वीकार किया गया, वो आसामी होंगे। देन दोस्तों जिसे उस तारीख को या उसके बाद पट्टेदार के रूप में स्वीकार किया गया, यानी कि लीजी के रूप में उसको एक्सेप्ट किया गया। देन फोर्थ पॉइंट में अपन चलते हैं कि जिसे संहिता द्वारा लागू किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अनुसार आसामी का अधिकार प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये हमारे जो आसामी होते हैं, हमारे 4th टाइप्स ऑफ कैटेगरीज होती हैं जिनके अंदर में आसामी को लिया जाता है। अभी अपन बात करेंगे नियम नंबर 176A के अकॉर्डिंगली क्या होता है। जो गांव सभा का जो आसामी होता है उसको 5 वर्ष के लिए आसामी माना जाता है, यानी कि 5 साल तक के लिए उसको प्रॉपर्टी प्रदान की जाती है। अब ये तो मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू 78 के की 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ आसामीज। देन अभी हम बात करेंगे सेक्शन 133 के अंदर में भी 4 प्रकार की आसामी होती हैं। वो कौन कौन सी आसामी होती हैं, चलिए चलते हैं उनकी तरफ, ठीक है। चलो, तो जो हमारी ये आसामी होगी 4 टाइप्स की, वो कौन सी होंगी, चलते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारी 4 प्रकार की आसामी है वो क्या होती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 133। पहला, जो जमींदारी समाप्ति के फलस्वरूप आसामी बन गए, जैसे कि लैंड टेन्योर एक्ट हुआ था, भूमि अधिग्रहण कानून पास हुआ था उसके समय,
जो लोग जमींदार थे उन सब से ज़मीन लेकर के उन लोगों को दी गई थी जिनके पास ज़मीन नहीं है, या वे लोग जो जितनी लैंड को ओन कर सकते हैं, यानी कि जो जितनी ज़मीन को रख सकते हैं, जितनी ज़मीन पर कार्य कर सकते हैं, उनको उतनी ज़मीन मिली। सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि जिसे किसी भूमिधर ने अपनी जोत की भूमि इस अधिनियम के प्रावधान अनुसार पट्टे पर उठा दी हो। यानी कि अगर कोई जमींदार है, मतलब किसी की ज़मीन है, वो 5 साल के लिए अपनी ज़मीन को पट्टे पर दे देता है, तो पट्टे पर प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है वो आसामी माना जाता है। तीसरी बात दोस्तों, जिसे LMC लैंड मैनेजमेंट कमेटी ने या ऐसे व्यक्ति ने जिसे ऐसा करने का अधिकार है सेक्शन 132 के अनुसार पट्टे पर दी हो, ठीक है, वो भी आसामी होगा। देन दोस्तों हम बात करेंगे सेक्शन 132, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखना। सेक्शन 132 में रेलवे की सीमा के अंतर्गत जो भूमि आती है वो मतलब सेक्शन 132 के अंदर होती है। इसमें भूमिधर अधिकार प्राप्त नहीं होते, यानी कि इसको पट्टे पर नहीं दिया जा सकता और ना ही इस पर जो है भूमिधर अधिकार प्राप्त होंगे, ना तो नॉन ट्रांसफरेबल एंड ना ट्रांसफरेबल। यदि रेलवे ने किसी व्यक्ति को भूमि लगान पर यानी कि रेंट पर दी है तो आसामी कहलाया जाएगा। केवल इस ऐसा करने का अधिकार ओनली रेलवे को ही है, जो रेलवे के अंदर में जमीनें आ जाती हैं। देन दोस्तों हम फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ऐसा व्यक्ति जो संहिता की अन्य विधि द्वारा ऐसा अधिकार प्राप्त कर ले, यानी कि किसी भी सेक्शन या कोई भी ऐसी विधि जो संहिता के अंदर एक्सेप्टेबल है उसके अकॉर्डिंगली ऐसा कोई राइट को एक्सेप्ट कर ले, प्राप्त कर ले, देन वो व्यक्ति आसामी कहलाया जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था सेक्शन 78 के अंदर में और सेक्शन 133 के अंदर में जो आसामी होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, तो ये हमारे आसामी हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ध्यान रखना इसको। अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भाई अब तक हमने ये पढ़ा, अब हम आगे चलेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो है कि विनिमय से आप क्या समझते हैं, इसके क्या परिणाम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं बता दूं, विनिमय आप ये बहुत छोटा सा कॉमन सा वर्ड है, ये सब लोग आप जानते हैं कि विनिमय होता है क्या। नहीं कि एक व्यक्ति के द्वारा अपनी वस्तु को किसी को देना और उससे उसके प्रतिफल में दूसरी वस्तु को प्राप्त कर लेना ही विनिमय कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी ओर। देखिए यूपी रेवेन्यू एक्ट 2016 यानी कि जो उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2016 की धारा 101 के अनुसार धारा 77 में किसी बात के होते हुए भी, यानी कि जैसे कि धारा 77 के अंदर में जो भी जमीनें आती हैं उसमें ट्रांसफरेबल राइट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए ये कहा है कि धारा 77 के अंदर में होते हुए भी कोई भूमिधर उप जिला अधिकारी की लिखित पूर्वानुमति से अपनी भूमि का विनिमय कर सकता है। मान लो ये मेरा खेत है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, दूसरे का खेत है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है हमारे अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग, तो वो दोनों अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से उस जो विनिमय है उसको मतलब चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये उप जिला अधिकारी की लिखित सहमति से, उसकी पूर्वानुमति से एक्सचेंज किया जा सकता है। लेकिन जो ऐसी अदला बदली होती है उनके संपत्ति का मतलब ए की कोई प्रॉपर्टी है जो बी की प्रॉपर्टी से एक्सचेंज करना चाहता है, ठीक है, इसमें ये कंडीशन है कि इनकी जो प्रॉपर्टी एक्सचेंज होगी उनके बीच जो उसका मूल्यांकन है, मूल्यांकन का जो पैसा है या रकम उसकी मानी जाती है 10% से अधिक अगर हो जाती है तो वो जो विहित रीति है उसके अनुसार उसको एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। और एक चीज और बता दें, यदि विनिमय में दी गई और प्राप्त भूमि के क्षेत्रफलों के बीच 25% से अधिक हो जाता है तो ऐसी भूमि का जो है, अगर मतलब दोनों की जमीन में जो डिफरेंस है 25% से ज्यादा है तो वो जो है मतलब विनिमय एक्सचेंज नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं कि अगर कोई जमीन को मतलब एक्सचेंज किया जाता है तो उस दशा में जो रजिस्ट्रीकरण एक्ट है, जो हमारा रजिस्ट्रीकरण एक्ट है 2000 जो रजिस्ट्रीकरण एक्ट है 1908 है, 1908 के अकॉर्डिंगली वो जो है रजिस्टर्ड
होनी चाहिए जो किसी विनिमय पर लागू नहीं होती। अगर कोई जमीन है, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस धारा के अनुसरण में किसी विनिमय पर लागू नहीं होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके परिणाम के बारे में। देखिए, अगर कोई विनिमय, ठीक है, परिणाम, अगर कोई विनिमय की गई भूमि को दोनों पक्षों में परिवर्तित किया जाता है तो दोनों पक्षों को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उन्हें विनिमय से पहले प्राप्त थे अपनी अपनी जमीनों पर। भाई इसने इसको जमीन दी, इसने इसको जमीन दी, तो दोनों की वही राइट्स होंगे जो उनके अपनी अपनी जमीनों पर थे, है ना। तो उपजिलाधिकारी विनिमय के अनुसार अधिकार अभिलेख यानी कि खतौनी बोलते हैं, उसमें संशोधन किए जाने का आदेश देगा और भू राजस्व की रकम इसके द्वारा प्रभावित नहीं होगी। जो भू राजस्व की रकम है वो अपनी अपनी दोनों पार्टी देंगी, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि खतौनी क्या होती है। देखिए, खतौनी को क्या कहते हैं कि वार्षिक रजिस्टर भी कहते हैं खतौनी को, जिसको धारा 33 के अंदर में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 33 के अंदर में खतौनी को बताया गया है। जो खतौनी होती है उसके अंदर में 13 खाने होते हैं, 13, ठीक है, जो 6 वर्ष में एक बार बनाई जाती है। तो अब खतौनी को जानते हैं क्या होता है, इसमें 13 खाने क्या होते हैं। जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से 12 तक के खाने यहाँ होते हैं। ये मैंने बनाए नहीं है, बस ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है। और 13वां खाना ये होता है जिसको कैफियत या रिमार्क्स भी बोलते हैं। इसमें आ सकता है क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कैफियत किसे कहते हैं, ठीक है। तो कैफियत क्या होती है, खतौनी के अंदर का जो 13वां खाना होता है वो कैफियत होती है, जिसमें मतलब जो उपजिलाधिकारी के द्वारा कोई आदेश दिया जाता है, किसी जमीन का विक्रय हो या उसमें लोन हो, तो वो सारा लोन या जो भी चीजें, जो भी आदेश है वो यहाँ पर लिखा जाता है कैफियत में, रिमार्क्स में। तो पहला जो खाना होता है वो होता है खाता नंबर आता है, फिर आता है, ये लिखना इसी क्रम में ही है, आपको ये ध्यान रखना है। खाता नंबर, जोतदार का नाम, पिता का नाम, निवास स्थान दूसरे नंबर पे, प्रारंभ वर्ष, यहाँ पे 2022-23 मैंने लिखा है, जो आपको उचित लगे वो लिख सकते हैं। गाटा या खसरा नंबर 467 मैंने लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। चौथे नंबर पे गाटे का क्षेत्रफल, कितनी जमीन है, या जो प्लॉट है वो कितना क्या है उसमें। फिर लगान, कितना रुपये उसका लगान बनता है। फिर जो फसली वर्ष होता है 707 से लेकर के 12 तक इसलिए लिखा गया क्योंकि अगर कोई लैंड जो है एग्रीकल्चर के योग्य नहीं है तो उस लैंड को यहाँ पर लिखा जाता है 7 से 12 तक में, है ना। और प्रत्येक वर्ष उसको मेंशन किया जाएगा। और आगे मैंने कैफियत बता ही दिया था क्या था। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, ये मैंने ऐसे बनाया है, लेकिन जब आप पेपर में लिखोगे तो इसको ऐसे लाइन से बनाना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो भैया डिटेल सारा क्वेश्चन का आंसर तो यही है। अब लॉन्ग कैसे बनाएंगे, ऐसी तो बनाएंगे, है ना। तो अब नोट करने वाली बात इसमें ये होती है कि यदि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 143, ये 143 के अंतर्गत किसी भूमिधर की जोत या उसके भाग को परगना अधिकारी द्वारा अकृषि भूमि घोषित किया गया है तो उसको खाना नंबर 7 से 12 तक में प्रत्येक वर्ष जो है लिखा जाएगा। अगर जोतदार कोई महिला है तो उसके नाम के बाद उसके उत्तराधिकारी का नाम जरूर लिखा जाएगा। अगर महिला वाली कंडीशन होती है, अगर मतलब किसान जो है महिला है तो उस दशा में उसका जो उत्तराधिकारी है उसका नाम लिखा जाएगा उसके बाद, नाम के बाद, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों खतौनी में परिवर्तन। अब खतौनी में परिवर्तन कैसे होता है। खतौनी में जो परिवर्तन होगा वो धारा 33 क्लोज 3, धारा 33 क्लोज 3 के अंदर में होगा और तहसीलदार या कानून गो के आदेश से खतौनी में परिवर्तन होता है। मान लें अगर कोई व्यक्ति जमीन बेच देता है तो पहले वाले व्यक्ति के नाम से उतनी जमीन को हटा करके दूसरे वाले व्यक्ति के नाम पर उस जमीन को चढ़ा देना ही खतौनी में परिवर्तन होता है, ठीक है। या लेखपाल द्वारा केवल 2 मामलों में परिवर्तन होगा। जो लेखपाल है, पटवारी कहें जिसे, उसके द्वारा 2 मामलों में परिवर्तन होता है। कौन से होते हैं। पहला, खेतों के विभाजन और एकत्रीकरण में। मान ले भाई एक जमीन है उसमें 4 भाइयों का हिस्सा है तो उनमें जो विभाजन होगा पटवारी के द्वारा होगा, भाई वही बांट कर देगा तुम्हारी इतनी है इतनी है, या एकत्रीकरण में। और दूसरी बात है किसी अवयस्क की उम्र
और उसके नाम में। अवयस्क मतलब एक बच्चा जो 18 साल से कम है, उसकी उम्र जो है वो मान के चलेगा भाई, 18 साल का मान के चलते हैं, उसे लिख दें और उसका नाम लिख दें। बाद में उसके पीछे लिख दें अवयस्क। जब उसकी उम्र 18 साल पूरी हो जाती है तो वहां से अवयस्क हटा दिया जाता है और उसका खाली नाम आ जाता है कि फलाना के नाम इतनी जमीन है। सही है। तो ये हमारा खतौनी भी हमने क्लियर कर लिया। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट 5 ईयर्स में आए हुए प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले 5 वर्षों में आए हुए हैं, इनको देख लेना। अगला हमारा दोस्तों जो प्रश्न होता है वो होता है हमारा, कतिपय भूमि पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। कतिपय भूमि यानी कि कुछ भूमि, सर्टेन लैंड, कुछ ऐसी भूमि होती है जो सर्टेन लैंड होती है जिन पर भूमिधरी अधिकार जो है प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी लैंड होगी, जैसे कि मैंने पहले कई बार बता दिया, धारा 77 मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कौन कौन सी भूमि है देखो, खलिहान, खाद के गड्ढों, चारागाह, कब्रिस्तान, शमशान की भूमि पर वो किसी को भी भूमिधरी अधिकार नहीं मिलेंगे। दूसरा, जिस भूमि पर पानी भरा हो और उसका उपयोग सिंगाड़ा उगाने के लिए किया जाता हो। तीसरी, नदी के तल में स्थित जिसका उपयोग कभी कभी खेती के लिए किया जाता हो। यानी कि अगर कोई नदी है उसके बाजू में कोई जमीन पड़ी होती है, खादर की भूमि भी कहते हैं वैसे उसे हम देसी भाषा में, तो उसका उपयोग कभी कभी भूमि का मतलब जैसे सर्दियों में जो है नदी चढ़ जाती है तो वो सारी फसल नष्ट कर देती है, मतलब गर्मी वगैरह में जो भी वो खाली स्थान रहे उसको यूज कर लें। चौथी बात होती है दोस्तों, अस्थायी कृषि वाली भूमि जो राज्य सरकार की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो। यानी कि वो अस्थायी कृषि, हालांकि भूमि के जो नदी वगैरह है उसके पास वाली जो भूमि वो भी अस्थायी ही होती है। ठीक है, लेकिन वो सरकार की जो गजट है उसमें उसका निर्देश होना चाहिए, निर्देशित होना चाहिए। और अगली 5वीं हम बात करेंगे भाई, टोंगिया बागान के लिए घोषित भूमि, जो टोंगिया बागान लगाए जाते हैं उनके लिए घोषित भूमि होती है, उस पर भी भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। और छठी बात हम करेंगे कि धारा 59 के अंतर्गत, 59 में कौन सी चीज आती है, किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी समझी गई भूमि। जो जमीन किसी ग्राम पंचायत की होती है या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी को होती है, उस भूमि पर भी ये राइट्स जो है प्राप्त नहीं होंगे। 7वीं बात दोस्तों हम करेंगे, चलो 7वीं बात है हमारी, सार्वजनिक प्रयोजन या लोकोपयोगी कार्य के लिए अर्जित भूमि। जिस भूमि का प्रयोग सार्वजनिक रूप से किया जाता हो या लोकोपयोगी कार्य के लिए वो जमीन प्राप्त की गई है, उस पर भी भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। 8वीं दोस्तों बात आती है कि वह भूमि जिस पर पोखर, तालाब या झील हो या तटबंध या बांध का भाग हो, मतलब ऐसी भूमि जिस पर पोखर हो, तालाब हो या तटबंध हो या बांध का भाग हो, वो भूमि पर भी ऐसे राइट्स जो है प्राप्त नहीं होंगे भूमिधरी वाले। एंड 9 पॉइंट होता है हमारा दोस्तों कि कोई अन्य भूमि जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। कोई ऐसी लैंड जिसको राज्य सरकार के द्वारा अपनी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है, उस भूमि पर जो भूमिधरी अधिकार है वो प्राप्त नहीं होते। तो सेक्शन 77 क्लोज 1 में ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं। तो इस क्वेश्चन में एक धारा आई है 59 के अधीन कौन सी लैंड आती है, जो किसी ग्राम पंचायत के अधीन होती है या स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी जाती है, वो भूमि धारा 59 के अंदर में आते हैं, किसी भी रूप में उस पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होते। और इसी के साथ साथ एक चीज और मैं बता दूं, ऐसी भूमि जो सैन्य शिविर के लिए अलग से रखी गई हो, रेलवे या नहर की सीमा में सम्मिलित हो, इन सारी चीजों पर जो है भूमिधरी अधिकार बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होते हैं। अब हम चलेंगे दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा जो प्रश्न है दोस्तों वो है प्रश्न संख्या 5 का मतलब इसमें क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ देता हूं जो हमारे पास है कि राजगामी संपत्ति से आप क्या समझते हैं, किस तारीख से नई संहिता की धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण में तथा कथित भूमि निहित हुई है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं राजगामी संपत्ति। राजगामी संपत्ति जो राज्य की होती है, क्या होती है, धारा 115 के अंदर में आती है और 11 फरवरी 2016 से प्रभावी होती है संपत्ति जो होती है राजगामी। तो इसको पढ़ लेते हैं कि जहां किसी भूमिधर या ध्यान रखना, किसी भूमिधर या ग्राम पंचायत से भूमि को प्राप्त करने वाले किसी आसामी की
ज्ञात उत्तराधिकारी के बिना मृत्यु हो जाए। कहने का मतलब जब कोई व्यक्ति मर जाता है जिसके पास जमीन होती है और उसके उत्तराधिकारी का पता नहीं होता है, तो संपत्ति किसकी होगी, इस चीज के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं हम। वो राजगामी संपत्ति होती है। तो वहां पर उप जिलाधिकारी ऐसे भूमिधर या आसामी की भूमि का स्वयं कब्जा ले लेगा। ठीक है, ये पॉइंट नोट करने वाला है। और उसे नियम अनुसार 1 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दे सकता है, क्योंकि इंतजार करेगा, हो सकता है भाई इसका कोई लीगल ईयर्स निकल के आ जाए। और यदि भूमि पर परगना अधिकारी द्वारा कब्जा लेने के 3 वर्ष के अंदर अगर उस लैंड पर उप जिलाधिकारी या परगना अधिकारी द्वारा कब्जा ले लिया गया है, कब्जा लेने के 3 वर्ष के अंदर कोई दावेदार भूमि को स्वयं प्राप्त करने के लिए आवेदन करे, तो परगना अधिकारी जांच करने के बाद वह जिसे उचित समझे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यानी कि एक व्यक्ति जो अपना अधिकार उस भूमि पर जताता है कि भैया मैंने इसमें इनकी सेवा करी है, ये करा है, जो भी वो दिखाए, तो ये भूमि मुझे मिलनी चाहिए, मेरा इन पर राइट था, तो उसमें परगना अधिकारी उसकी पहले तो जांच करेगा, उसके बाद अगर जांच सही लगे तो उसको स्वीकार करेगा, नहीं लगे तो अस्वीकार करेगा। अब बात करेंगे, अगर मान लो कोई दावा किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, अगर दावा उसका परगना अधिकारी द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है, तो रिजेक्ट होने के आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति जो है, आदेश पारित होने के दिनांक से, जिस दिन आदेश पारित हुआ है उस दिन, उस तारीख से 1 वर्ष के भीतर अपने अधिकारों को घोषणा के लिए धारा 144 के अधीन वाद प्रस्तुत कर सकता है, प्लेंट कर सकता है। ठीक है, यानी कि वो केस ला सकता है। और उप जिलाधिकारी उस भूमि को पट्टे पर तब तक देता रहेगा, जो उप जिलाधिकारी है, जो भूमि कब्जे में की गई है उस भूमि को तब तक पट्टे पर देता रहेगा जब तक केस का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। सही है, यानी कि केस का अंतिम निर्णय होना जरूरी होता है। और यदि निर्णय नहीं होता, अगर वो हार जाता है केस, तो उस दशा में धारा 59 जो मैंने अभी बताया था, ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के अधीन जो होती है। ठीक है, तो जो स्थानीय प्राधिकरण है वह संपत्ति किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण में निहित समझी जाएगी। भाई जिस जमीन का कोई मालिक नहीं है, कोई वारिस नहीं है, वो जो प्रॉपर्टी होती है वो ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण में निहित मानी जाती है। और अभी इसमें जैसा हमारा प्रश्न था कि किस तारीख को नई संहिता की धारा 59 के अकॉर्डिंगली किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण में तथाकथित भूमि निहित हुई है। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया 11 फरवरी 2016 से ये प्रभावी है। और जिस दिन वो पूर्ण रूप से उसका उत्तराधिकारी नहीं मिलता दावा करने के बाद भी, तो तब से वो जो है स्थानीय प्राधिकरण और ग्राम पंचायत में निहित मानी जाती है। और धारा 115 के अनुसार उस संपत्ति को राजगामी संपत्ति घोषित कर दिया जाता है। ये तो आपने बिल्कुल इजी शब्दों में बताई है, बहुत ही सरल शब्दों में। अब इसमें एक चीज मैं बता दूं भैया, कि बस 1 मिनट का ही लेऊंगा मैं इसमें समय, कि एक व्यक्ति है, वो बेचारा, उसके संतान नहीं होती है, वो मर जाता है, उसकी जो संपत्ति होती है वो संपत्ति जो है कोई दावेदार नहीं मिलता है, तो उस संबंध में जो परगना अधिकारी या उप जिलाधिकारी उस पर अपना कब्जा कर लेगा। कब्जा करने के बाद में भैया अगर मान लो कोई दावेदार आ जाता है 3 साल के अंदर में, तो वो अपनी एप्लीकेशन देगा कि जी ये जमीन मेरी है, या ये मेरे पापा बाबा फलाना ढिमका जो भी थे वो थे। अब इसमें अगर उप जिलाधिकारी जांच करने पर पता चला कि भैया तो आदमी झूठा है, तो वो जो है उसके आवेदन को रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट होने से वो आदमी शुद्ध होकर वो वाद ले आवे, वाद ला के अगर उस आदमी को, उस व्यक्ति का जो है जो संपत्ति है वो रिजेक्ट कर दी जाती है, तो उस दशा में क्या होगा? उस दशा में ये होगा कि जब तक वो केस चलता रहेगा तो उप जिलाधिकारी उस भूमि को जो है लीज पर देता रहेगा, पट्टे पर देता रहेगा। ठीक है, और यदि वो व्यक्ति जीत जाता है तो जमीन को उसके नाम डाल देता है। अगर उसका जो है दावा
चल जाता है, स्वीकार हो जाता है। और नहीं होता तो जो है वो संपत्ति धारा 59 के अंदर में ग्राम पंचायत और स्थानीय प्राधिकरण की हो जा, और धारा 115 के अनुसार उस संपत्ति को राजगामी संपत्ति घोषित कर दिया जाता है। ये इस प्रश्न का उत्तर था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 6 है, जो आज की वीडियो है। इसमें छठा प्रश्न है, वे सारे लोगों के लिए पुरुष भूमिधर, आसामी या सरकारी पट्टेदार के उत्तराधिकारी का सामान्य क्रम के बारे में बताना है। तो देखो भैया, जो सामान्य क्रम है वो धारा 108 के अंदर में बताया गया है कि धारा 108 के अंदर में किसी पुरुष भूमिधर, आसामी या सरकारी पट्टेदार के मृत्यु के बाद वंशानुगत उत्तराधिकारी यदि जीवित होता तो उत्तराधिकारी होता, और उनमें उनके एक से अधिक विधवाएं हों तो ऐसी समस्त विधवाएं एक साथ बराबर हिस्सा प्राप्त करेंगी। तो देखिए, इसमें केवल इतना ही बताना था हमें। मेन बात तो यही है, जो पुरुष भूमिधर मतलब अगर कोई मर जाए तो उसका उत्तराधिकारी क्या हो, बताना कुछ नहीं भाई। अगर कोई व्यक्ति ए गुजर जाता है, उसके माता पिता हैं, वो थोड़ा लॉन्ग में बनाना तो ऐसे यूं करके लिख दियो नीचे को ऐसे करके, तो उसके माता पिता हैं, उनके नाम संपत्ति आएगी, या उनके किसी पुत्र को निकाल दिया गया है उसके नाम संपत्ति आएगी, विवाहित पुत्री है उसके नाम आएगी, पुत्र की पुत्री है उसके नाम आएगी, और पिता की माता है उसके नाम आएगी, पिता के पिता है उसके नाम आएगी, पुत्री का पुत्र है उसके नाम आएगी, विवाहिता की बहन है उसके नाम आएगी, सौतेली बहन है उसके नाम आएगी, या किसी मृत पिता की पुत्री हो उसके नाम आएगी, बहन का पुत्र हो उसके नाम आएगी, सौतेली माँ का पुत्र हो उसके नाम आएगी, या भाई के पुत्र का पुत्र हो उसके नाम आएगी, या पिता के पुत्र का पुत्र हो उसके नाम आएगी, माता का पुत्र हो उसके नाम आएगी, या पिता के पुत्र का पुत्र हो उसके नाम आएगी। बस इसमें यही बताना कि उत्तराधिकार कौन कौन हो सके, तो ये सारे लोग जो है उत्तराधिकारी हो सकते हैं भैया। समझ में आ गई हो बात? तो इसी बात पर लाइक कमेंट करते रहिए। देखो एनर्जी मिला, बड़ी कड़ाके की ठंड मिल चल रही है, इसमें हम आपकी सहायता कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बना रहे, ठीक है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, इस वीडियो का प्रश्न संख्या 7 लोंग का, वो है जी औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए जोत का उपयोग का वर्णन करना है। भाई जो औद्योगिक है या वाणिज्यिक है या आवासीय प्रयोजन है, उनके लिए जोत के उपयोग का जो वर्णन किया गया है वो किया गया धारा 80 में। धारा 80 में क्या है, पहले एक बार इसको देख लो। शॉर्ट में बना रखा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। जब संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर अपनी जोत या उसके भाग का औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करता है तो वह उपजिलाधिकारी के सामने आवेदन करेगा, और उपजिलाधिकारी अपनी इच्छा से भूमिधर द्वारा आवेदन किए जाने पर जांच के बाद यह घोषणा कर सकता है कि वह भूमि कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। भाई अगर वो भूमि ऐसी है जिस पर केवल कृषि ही की जा सकती है, मान लिया वहाँ उद्योग नहीं बनाया जा सकता, कोई मतलब जल की निकासी नहीं है, जो वेस्ट मटेरियल है उसका निकलने का जो संसाधन नहीं है, तो उस दशा में तो जिलाधिकारी मना कर देगा। या वहाँ जो फैक्ट्री या कोई उद्योग ऐसा लगाया जा रहा है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है, आसपास के लोगों को हानि दे सकता है, तो वहाँ पर वो मना कर सकता है। तो और वह इस आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है जांच करने के बाद उपजिलाधिकारी उसके आवेदन को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। अस्वीकार करने पर, जिस दिन अस्वीकार करेगा, अस्वीकार करने पर एक नोटिस जारी किया जाएगा आवेदनकर्ता को, और या आवेदनकर्ता द्वारा जिस दिन आवेदन दिया गया है 45 कार्य दिवस के अंदर उसकी सूचना कारण सहित आवेदक को प्रेषित करनी पड़ेगी। यानी कि आवेदक ने कोई एप्लीकेशन दी कि महोदय मैं अपनी खेत की जमीन पर एक जो है फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, आप मुझे परमिशन दें। अब इस पे उन्होंने देखा कि भाई फैक्ट्री लगाने से तो ये नुकसान है, तो उन्होंने मना कर दी। मना करने के बाद जो है 45 कार्य दिवस के अंदर जो उपजिलाधिकारी हैं वो
कारण बताएंगे कि भैया इस वजह से हमने तुम्हारी ये जो शर्त है ये अस्वीकार की है, और आवेदक को जो है प्रेषित कर देंगे। ठीक है, ये थी इसकी सारी चीज़ें अब तक की। मेन बात यही है, बाकी लोंग में कितना ही बना के लिख दियो। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अगले क्वेश्चन, इस वीडियो के अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 8 को लेकर चलते हैं। देखिए, जो प्रश्न संख्या 8 है वो है किसी निशक्त व्यक्ति द्वारा पट्टे पर दिया जाना। यानी कि अगर कोई निशक्त व्यक्ति है अपनी जमीन को पट्टे पर, रेंट पर, लीज पर कब दे सकता है, इस चीज को प्रावधानित किया गया है धारा 95 के अनुसार, यानी कि उक्त नई संहिता की धारा 95 के अनुसार। एक भूमिधर या ग्राम पंचायत से भूमि प्राप्त करने वाला व्यक्ति यदि निशक्त है, निशक्त का मतलब शक्ति नहीं है उसमें, तो एक बार में अधिकतम 3 वर्ष के लिए अपने पूरे जोत या उसके भाग को पट्टे पर दे सकता है, या तो अपनी संपूर्ण संपत्ति को या उसका कोई भाग है उसे जो है रेंट पर, किराए पर दे देगा। तो हमने यो सीखा कि एक जो निशक्त व्यक्ति है वो अपनी जमीन को पट्टे पर दे सकता है अधिकतम 3 साल के लिए। अब निशक्त आदमी है कौन, है नहीं? तो निशक्त आदमी है जी जो आदमी मानसिक रूप से बीमार है या मंदबुद्धि है, तो उसके अभिभावक के द्वारा उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको पट्टे पर दिया जा सकता है कि भाई ये खेती करने लायक नहीं है। दूसरी बात यह है किसी शारीरिक अशक्तता के कारण, यानी कि कोई फिजिकल डिसेबलमेंट है, उसकी वजह से वो आदमी खेती करने में असमर्थ है, तो उसकी ज़मीन जो है पट्टे पर दी जा सकती है। तीसरी बात, कोई देवता या कोई वक्फ, मान लिया किसी मंदिर की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को, या किसी मस्जिद की प्रॉपर्टी है, किसी वक्फ की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को किराए पर दिया जा सकता है और उससे प्राप्त इनकम को उस मंदिर के रख रखाव, मेंटेनेंस या वक्फ मस्जिद में लगाया जा सकता है, या मंदिर या मस्जिद के द्वारा भाई किसी गरीब व्यक्ति का भला भी किया जा सकता है उससे प्राप्त इनकम के द्वारा। कोई विधवा हो या अविवाहित स्त्री हो, कोई प्रॉपर्टी है जो किसी विधवा या अविवाहित स्त्री के पास में है, तो अगर वो खेती नहीं कर सकती तो उसकी ज़मीन को पट्टे पर दिया जा सकता है। अगली बात, तलाकशुदा या पति द्वारा छोड़ा गया हो, कोई औरत जो है तलाक हो गया हो उसका, या उसके पति के द्वारा उसे छोड़ दिया गया हो, या दोस्तों कोई अवयस्क व्यक्ति जो 18 साल से कम का हो, खेती करने में असमर्थ हो। और 7वां आदमी वो है जिसकी उम्र 45 साल से कम हो और पढ़ाई कर रहा हो। भाई पढ़ते पढ़ते तो खेती कर नहीं सकता वो बेचारा, है नहीं? रुको, ठीक है जी, 45 साल से कम उम्र का व्यक्ति हो और पढ़ाई कर रहा हो कि भाई पढ़ाई में कोई बाधा ना आवे। 8वीं बात है जो लोक सेवा को, मान ले कोई आर्मी में है, अब वो अपनी खेती को क्या करेगा, या तो आर्मी की नौकरी करेगा, खेती करेगा, तो लिहाजा उसकी जो संपत्ति है उसका अधिकार प्राप्त है, अपनी संपत्ति को जो है वो पट्टे पर चढ़ा सकता है। और अगर भैया कोई व्यक्ति जो है कारावास में हो, जेल में हो और खेती नहीं कर सकता, तो उसकी ज़मीन को जो है पट्टे पर दिया जा सकता है। अब बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश कृषि सुधार अधिनियम 1973 के अधीन कार्यवाहियों में कोई बैंक किसी भूमि को अधिग्रहित कर सकता है। कहने का तात्पर्य, अगर किसी बैंक से किसी कृषक ने लोन ले लिया, या भूमि विकास बैंक से लोन ले लिया, या किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, तो वो एक बार में बैंक जो है उसे, मतलब किसान के द्वारा वो अदा ना किए जाने पर एक बार में ऐसी संपूर्ण भूमि या उसके भाग को पट्टे पर दे सकता है। कौन दे सकता है? बैंक। बैंक उसकी संपत्ति को कुर्क कर लेगा, कुर्क करके उसे पट्टे पर दे देगा, जब तक कि उसकी जो है बैंक का जो ऋण है वो चुकता ना हो जाता हो। तो ये प्रावधान है जी, यहाँ तो था निशक्त का और ये था उत्तर प्रदेश कृषि सुधार अधिनियम 1973 का अधीन कोई बैंक के पास जो शक्ति है वो बताई है। सही है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जी।
ये क्वेश्चन बनता है हमारा, जंगम संपत्ति की कुर्की और बिक्री कैसे होती है। जंगम संपत्ति यानी कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, और दूसरा होता है जी स्थावर संपत्ति की कुर्की और बिक्री कैसे होती है। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, स्थायी फिक्स प्रॉपर्टी हो, जो जमीन से जुड़ी हुई हो। तो इसमें बस एक ही चीज को ध्यान देना है, क्या कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी जो बिक्री होती है वो सेक्शन 172 के अंदर में आती है। यो होती है जिलाधिकारी के द्वारा, जिलाधिकारी के आदेश से इस संपत्ति की बिक्री होती है। केवल इसमें ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, कुछ एक चीज़ें हैं जिनकी कुर्की नहीं हो सकती। हालांकि जंगम संपत्ति में जो कृषि उपज है वो उसको भी शामिल किया जाए, उसकी कुर्क करके उसे बिक्री की जा सकती है, अगर मान ले कोई लोन वगैरह ना चुकाया जाता हो उस दशा में। लेकिन जो डिफाल्टर व्यक्ति है, डिफाल्टर की पत्नी और उसके जो बच्चे होंगे, उनका जो कपड़े हैं, रसोई के सामान हैं और ऐसी चीज़ें जैसे ऐसे आभूषण जिनका प्रयोग धार्मिक चीज़ों के लिए किया जा रहा हो, जैसे किसी स्त्री का मंगलसूत्र जो है उसको कुर्क नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी धार्मिक प्रथा से वो जुड़ा हुआ है। और कोई शिल्पी है, उसका जो औजार है उसको जो है कुर्क नहीं किया जा सकता। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे धार्मिक उपासना है, धार्मिक उपासना के लिए रखी गई कोई अलग वस्तु है, उसकी कुर्की नहीं की जा सकती। बाकी सभी चीज़ों की कुर्की की जा सकती है, यानी कि जिस भूमि पर वो कृषि कर रहा है उस भूमि की तो अभी हम बात करेंगे क्योंकि वो तो स्थावर में आ जाएगी। तो जंगम प्रॉपर्टी में जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें कृषि उपज शामिल है। इसके अलावा जो जो चीज़ें मैंने बताई, किसी पत्नी का मंगलसूत्र, रसोई का सामान, बिस्तरा, ये चीज़ें या औजार, ये चीज़ें नहीं आएंगी। और धार्मिक उपासना के लिए जो चीज़ें हैं उनकी कुर्की नहीं की जा सकती, अन्य चीज़ों की कुर्की की जा सकती है। अगर उसकी संपत्ति की जो कुर्की का कार्य चल रहा है तो उसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ये जिम्मेदारी ले ले कि भाई ये आपके पैसे दे देगा, आप संपत्ति को कुर्क ना करो, तो उसकी कुर्की जो है रुक जाती है। और चूंकि जैसे पशु हैं, पशुओं की जो कुर्की है, पशु को तो कुर्क नहीं कि इसलिए किया जा सकता कि भाई वो खाना भी खाएंगे, तो उसे किसी व्यक्ति के जिम्मेदारी पे, गारंटी पे, प्रतिभूति पे उसको ले जाया जाता है, या उसे कांजी हाउस में ले जाया जा सकता है, ठीक है, ताकि वो उसकी रक्षा हो सके। सही है। और एक चीज और है दोस्तों, अगर जो संपत्ति है 30 दिन के अंदर कुर्क की गई संपत्ति का भुगतान नहीं किया जाता तो उप जिलाधिकारी द्वारा उसका विक्रय किया जा सकता है। तो जंगम संपत्ति समझ में आई होगी आपके। अब हम बात करेंगे जो स्थावर संपत्ति है। स्थावर संपत्ति की बिक्री और कुर्की जो है धारा 182 के अंदर में आती है। इसकी जो बिक्री या कुर्की होती है वो कलेक्टर महोदय के द्वारा होती है। जिलाधिकारी को तो कहें डीएम, और कलेक्टर जो होता है, डीएम का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कलेक्टर का काम होता है राजस्व से रिलेटेड, यानी कि संपत्ति वगैरह से रिलेटेड। तो इसमें क्या है, इसमें होता है जी कलेक्टर के द्वारा स्थावर संपत्ति की कुर्की और बिक्री की जाती है। अब तक ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि जो स्थावर संपत्ति है धारा 182 में आती है, और 182 में इस बात का वर्णन होता है कि जो कलेक्टर महोदय द्वारा है उनके द्वारा कुर्की की जाती है। अब इसमें बात करेंगे, पहला पॉइंट जो है जैसे कि कुर्की के विरुद्ध आपत्ति। जो स्थायी संपत्ति से रिलेटेड बातें होती है उसमें जो कुर्की होती है उसके विरुद्ध जो आपत्ति होती है वो धारा 183 के अंदर में लगाई जा सकती है। जैसे मान के चलो कोई संपत्ति जो कुर्क की जा रही है, कुर्क होने से पहले ही वो संपत्ति किसी और व्यक्ति ने खरीद ली है, तो
तो उस चीज में अगर आपत्ति लगाई जाती है धारा 183 के अंतर्गत, तो कलेक्टर उस चीज की जांच करेंगे। जांच करने के बाद में उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम अगला पॉइंट जो हमारा है वो है विक्रय की घोषणा। विक्रय की घोषणा को धारा 184 में बताया गया है। जो कुर्क की हुई स्थायी संपत्ति होती है, उस संपत्ति की जो घोषणा होती है वो, मान लो जैसे कोई संपत्ति है, वहाँ पर उसको एक नोटिस चस्पा किया जाएगा। नोटिस चस्पा किए जाने के बाद में उस संपत्ति का जो विवरण है वो दिया जाएगा, और उसका जो संपत्ति है वो अनुमानित मूल्य जो होता है, सर्किल रेट होता है, उसके हिसाब से अनुमानित मूल्य उसका निर्धारित किया जाता है। और उसमें अगर कोई भू राजस्व हो तो उसको भी वहाँ पे लिखा जाता है। और उसके बाद जो बकाया होता है, जो डिफाल्टर होता है, डिफाल्टर की जो बकाया की वसूली के लिए जो संपत्ति का विक्रय किया जाता है, तो उस विक्रय का डेट, स्थान और समय वहाँ पर लिखा जाता है। अब इस चीज में एक बात निकल के आती है, अगर कोई भूमि है जिसका क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर हो, वहाँ एकल घोषणा जारी की जा सकती है, लेकिन वास्तविक जो विक्रय होता है वो 1.25 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि के समूहों के द्वारा किया जाएगा। यानी कि भाई 5 हेक्टेयर की भूमि एक नाम पे कोई व्यक्ति नहीं ले सकता, तो विभिन्न लोग भी उसे मिलकर समूह में ले सकते हैं। और जो विक्रय है, विक्रय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे दिनांक जिस पर इस धारा के अधीन घोषणा जारी की जाती है 21 दिन का समय समाप्त नहीं हो जाता। यानी 21 दिन जो घोषणा है, घोषणा के 21 दिन के बाद वो विक्रय किया जाएगा। हो सकता है भाई जिसकी कुर्की की जा रही हो संपत्ति, वो व्यक्ति उसको वापस उसका अपना कर्ज देता हो, और तो वो व्यक्ति जो है दे सकता है अपने कर्ज को। ठीक है दोस्तों, अब इसमें इसी क्रम को आगे चलते हुए, बढ़ाते हुए हम बात करेंगे उद्घोषणा का चिपकाया जाना। देखो, जो उद्घोषणा है, उद्घोषणा को चिपकाया जाता है धारा 185 के अंतर्गत में। मान लो किसी प्लॉट संपत्ति को लिया जा रहा है तो उसको जो घोषणा है वो 185 के अंदर में चिपकाई जाएगी। अब बात करेंगे विक्रय कब और किसके द्वारा किया जाए। जो विक्रय होता है, जो कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय होता है, धारा 186 के अकॉर्डिंग कलेक्टर या सहायक कलेक्टर के आदेश अनुसार विक्रय किया जाता है। लेकिन एक चीज है, कोई भी विक्रय रविवार या राज्य सरकार के कार्यकलापों के लिए अवकाश में नहीं किया जाएगा। अगर कोई अवकाश है, अवकाश छुट्टी के दिनों में कोई विक्रय नहीं किया जा सकता। ठीक है। और कलेक्टर या सहायक कलेक्टर, कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर किसी पर्याप्त कारण से समय समय पर विक्रय को स्थगित कर सकते हैं, और जहां 21 दिन की अवधि के लिए उसको स्थगित किया गया हो, वहां पर धन के भुगतान के लिए जो डिफाल्टर का जो कर्जा है उसको मतलब दिया जाता है कि भाई मैं इतने दिन के अंदर मैं अपनी कर्जा वापस दे रहा हूँ। तो वहां पर अगर वो नहीं दे पाता तो जो मतलब उस दौरान में जितने समय के अंदर में लॉस हुआ है वो भी उस मूल्य में जोड़ दिया जाएगा और नई उद्घोषणा जारी की जाएगी। तो ये सारी चीजें हमारी 186 के अंदर में आ जाती है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि कलेक्टर या सहायक कलेक्टर द्वारा विक्रय किया जाएगा। अब दोस्तों, विक्रय को रोका जाने की अगर हम बात करें तो विक्रय जो रोका जाता है वो धारा 187 के अंदर में विक्रय रोका जाता है। इसका मतलब क्या है? धारा 187 का मतलब ये है कि ऐसी संपत्ति जिसका विक्रय किया जाना है, ठीक है, उस संबंध में जो डेट फिक्स हुई है, किसी भी समय प्रक्रिया की लागत सहित अगर व्यक्ति बकाये का भुगतान कर देता है तो विक्रय को संचालित करने वाला अधिकारी ऐसे विक्रय को रोक देगा। मान लो अगर डिफाल्टर द्वारा अपना जो लोन है, जो ऋण है, वो चुका दिया जाता है तो उसको रोक दिया जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों बोली लगने का जो निषेध होता है, धारा 188 के अंदर में, 188 के अंदर में ये आता है। यहाँ पर बोली लगाने का निषेध का मतलब ये होता है जो अधिकारी मतलब नीलामी करवा रहा है वो अधिकारी जो है क्या करेगा कि जो बोली लग रही है उसमें रिलेटेड कोई व्यक्ति बोली नहीं लगा पाएगा। जो बोली लगा रहा है या उसका कोई सहायक बोली नहीं लगा सकता। ठीक है।
अब हम बात करेंगे दोस्तों जो क्रेता द्वारा राशि का जमा किया जाना और व्युतिक्रम पर पुनः विक्रय 189 सेक्शंस के अंदर में ये आ जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर क्रेता द्वारा घोषित मतलब क्रेता घोषित किए जा गए व्यक्ति से उसकी बोली की धनराशि का 25% तुरंत जमा करा लिया जाएगा। मान लें अगर कोई व्यक्ति बोली लगा रहा है, जो धनराशि उस संपत्ति की तय की गई है उसका 25% एट द टाइम ऑफ बिडिंग उसी समय उससे जमा करा लिया जाएगा। और यदि वह व्यक्ति निश्चित समय के दौरान, जिस समय बोली से उस प्रॉपर्टी की कीमत दी जानी होती है, अगर उसको वो देने में असफल होता है तो उसके जो बिडिंग के दौरान, बोली लगने के दौरान जो समय स्थान वगैरह निश्चित किया गया था उसमें जो खर्चा आया है उस खर्चे को काट लिया जाता है। वो जो 25% रकम जमा कराई जाती है, इसीलिए जमा कराई जाती है। अगर कोई व्यक्ति पैसा जमा नहीं करता है तो जो खर्चा आता है वहाँ से काट लिया जाएगा और दोबारा से नई घोषणा, नई बोली लगाई जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों क्रय धन का जमा किया जाना धारा 190 के अंदर में आता है। जो धारा 190 होती है वो ये कहती है कि क्रेता द्वारा जो मतलब संपत्ति को खरीद रहा है, क्रेता द्वारा जो शेष धनराशि होती है यानी कि 25% से अलावा जो धनराशि होती है उस नीलामी की तारीख से 15 दिन के भीतर कलेक्टर के कार्यालय में या कोषागार में या उप कोषागार में जमा की जानी चाहिए। ठीक है, ऐसा न होने पर संपत्ति को पुनः विकृत कर दिया जाता है। तो ये हमने अभी तक पढ़ी, जो स्थावर संपत्ति होती है, फिक्स प्रॉपर्टी होती है, उसका जो है विक्रय किस प्रकार से किया जाता है। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रापक की नियुक्ति कौन कर सकता है। देखिए प्रापक की नियुक्ति की अगर हम बात करेंगे तो प्रापक की नियुक्ति की जो कानून है, नियम है, वो धारा 178 के अंदर में आते हैं। दोस्तों प्रापक की नियुक्ति से यहाँ पे मतलब ये होता है कि धारा 178 के अंदर में कलेक्टर के आदेश द्वारा एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है जो किसी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो है उस रकम को वसूल करता है जो किसी डिफाल्टर के पास में होती है, या तो उसको वो कब्जे अपनी कस्टडी में लेगा और उसको जो है लीज वगैरह पर दे करके उससे प्राप्त जो रकम होती है उसको सरकार के खजाने में जमा करता है। देखो इसमें यही है जो अभी तक हमने जितनी सारी बातें पढ़ी। प्रापक का मतलब होता है रिसीवर। रिसीवर जो एक ऋणी से ऋण प्राप्त करने के लिए अपॉइंट किया जाता है सरकार के द्वारा, यानी कि सरकार में कलेक्टर के द्वारा नियुक्त वो किया जाता है। वो किसी ऋणी जो डिफाल्टर होता है उससे ऋण कैसे वसूल किया जाता है वो सारी चीज़ें हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, तो यहाँ पर उन्हीं सारी चीज़ों का वर्णन होता है। अगर रिसीवर द्वारा दिए गए दिनांक के अंदर में डिफाल्टर द्वारा मतलब जो प्रॉपर्टी की जो कीमत है, जो ऋण है, उसको अदा कर देता है तो वो वहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। देखो ठंड में मेहनत करके वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो ये प्रापक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा है जो लास्ट 5 ईयर्स में आए हुए हैं, और आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो नई वीडियो में मैं लेके आऊँगा।